Hello dear students, today we are going to study the friction. Okay, it is very important topic. इस पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझने से पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट समझ लेंगे. उसके बाद आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल इजी जाएंगे. ठीक है, सबको पता है फ्रिक्शन क्या है. ओके, सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन is the property by virtue of which, or you can simply say the property of two surfaces in contact by virtue of which a resisting force is developed so as to oppose the sliding motion between two surfaces. Okay, so friction is the property of the surfaces which are in contact by virtue of which a resisting force, ठीक है, resisting force is developed so as to oppose the sliding motion between two surfaces. यानी क्या, देखो एक सरफेस है, उसके ऊपर इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस की है हमने. ठीक है, यस. नाउ देर विल बी टू सरफेसेस. एक ये प्लेन सरफेस है. ठीक है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड हियर अनदर सरफेस इज सरफेस ऑफ बॉडी. ओके, ठीक है, तो ये दो सरफेस जब एक दूसरे पे कांटेक्ट में आएंगे तब उसको हम कहेंगे, वहाँ पे कहेंगे कि फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है. ठीक है, अभी देखो फ्रिक्शन यानी क्या, रेजिस्टिंग फोर्स. मतलब क्या, अपोजिशन टू मोशन, रेजिस्टेंस टू मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज नथिंग बट सिंपली रेजिस्टेंस टू मोशन. ठीक है, रेजिस्टेंस टू motion. So friction force will act in direction opposite to the direction of motion or impending motion. ठीक है, अभी impending motion का मीनिंग हम समझ लेंगे. impending motion यानी क्या, ये बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि impending motion जो है वो ये वर्ड आता है न्यूमेरिकल में, तो बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रही है ये हमको समझ में आएगा. impending motion. ठीक है, सो इम्पेंडिंग मोशन इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव. इसका सिंपल मीनिंग है अबाउट टू मूव और ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. और ऑन द वर्ज ऑफ मोशन सिंपली. ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन. अभी एक कंसेप्ट आता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. ठीक है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट है, ये भी बहुत सिंपल है. द मैक्सिमम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर और एक कंसेप्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी बताऊंगी. लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स. It is the maximum friction force that can develop between the two surfaces in contact. Okay, maximum friction, it is called as the limiting friction. ठीक है, अभी देखिए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी क्या, लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी क्या. एक ग्राफ के ऊपर से मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है,
एक्स डायरेक्शन में हम दिखाएंगे अप्लाइड फोर्स और वाई डायरेक्शन में हम दिखाएंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर अगर आप कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, देखिए जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, सॉरी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो वो ग्राफ कैसे होगा, लीनियर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से फोर्स बढ़ रहा है, फिर तब क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे भी कोई बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर अगर आप फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो ये बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे बढ़ेगी यानी क्या, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, और अब फोर्स लगा रहा, फिर क्या होगा, बॉडी स्लाइड हो रही है, मतलब क्या, रेजिस्टेंस फोर्स कम हो रहा है और बॉडी का मोशन बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब पहले जो फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, अब उसके बाद बॉडी का मोशन बढ़ रहा है तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद बॉडी का मोशन बढ़ रहा है, मतलब वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी ये फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब बॉडी मतलब यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ तक जो रहता है वो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक जो रहेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बहुत समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक रहेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन और ये रहेगा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। आप सबको पता है इक्विलिब्रियम यानी क्या, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम यानी क्या, बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट कंडीशन अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ समझ में आया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी समझ में आया। देखो इतना ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस टू मोशन यानी फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस टू मोशन यानी क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, अभी देखो और एक एग्जांपल देखिए बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर सॉरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे, ये बॉडी फिर भी मूव नहीं हो रही है। मतलब क्या, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉडी मूव नहीं हो रही है। मतलब क्या, रेजिस्टेंस टू मोशन इज फ्रिक्शन फोर्स। द नेक्स्ट इज कूलोम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। Coulomb's laws of friction or characteristics of friction. ठीक है, Coulomb's laws of friction or characteristics of friction. Okay, Coulomb's laws of friction or characteristics of friction are the same thing. The question was asked in October 19. इनसे मैं पूछा है क्वेश्चन ये कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आपको अगर कुलोम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा तो आपको यही आंसर लिखना है। सो देखते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्रिक्शन के डेफिनेशन में ही आती है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और इन द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है, सो पहला लॉ है द डायरेक्शन of friction force is opposite to the direction of motion of the body or the direction in which body tends to move, or
द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। मतलब क्या, जैसे कि देखो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक दूसरा सरफेस मतलब बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी का सरफेस, ठीक है। तो जो कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेसेस। ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स developed is independent of area of surfaces। ठीक है। थर्ड, फ्रिक्शन फोर्स is depend on irregularities। हाँ, सो व्हाट इज इरेगुलरिटीज। ठीक है, जैसे कि सरफेस रहता है एकदम पूरा स्मूथ सरफेस, 100% स्मूथ सरफेस रहता है, तो उसके ऊपर इरेगुलरिटीज कुछ भी नहीं रहती है। ठीक है, थोड़ा सा रफ सरफेस में कैसे देखो ऐसी इरेगुलरिटीज रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। सो इस इरेगुलरिटीज पे या नेचर ऑफ एरिया पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड रहता है, इरेगुलरिटीज और नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इरेगुलरिटीज और डिपेंडेंट ऑन irregularities or nature of surfaces। ठीक है, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। yes, and the fourth characteristic is yes, फोर्थ कैरेक्टर देखो क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, जैसे कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे वेट है एंड दिस वुड बी द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हम आर से दिखाएंगे, R, normal reaction. So this friction force is directly proportional to the normal reaction. How normal reaction? See, what is the coefficient of friction? Coefficient of friction is mu. ठीक है, mu क्या रहता है? फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है? म्यू एस आर। ठीक है, सो एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to normal reaction। टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान में रखना है। 4 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए 1 मार्क था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम शो करेंगे फाई से और एंगल ऑफ रिपोज शो करेंगे हम अल्फा से, जब भी प्रॉब्लम आएगा। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? When body is in limiting equilibrium, the maximum angle between resultant reaction and normal reaction। So देखिए resultant reaction यानी क्या? ये रिजल्टेंट ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो दोनों का एक रिजल्टेंट रहेगा, दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट रहेगा आर। ठीक है, सो आर और नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में एक एंगल रहेगा, तो वो एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज यानी क्या? ये प्लेन सरफेस है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस है। सो द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जैसे कि इंक्लाइंड सरफेस पे भी हम
बॉडी हमने देखी है, ठीक है। तो वो इंक्लाइंड सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, फिर आता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसके बाद जो भी है सब इक्विलिब्रियम ही है। इक्विलिब्रियम क्या है मैं फिर से आपको बताऊंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम यानी क्या, जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का खुद का लोड रहता है, उसके ऊपर बिल्डिंग में जो कुछ भी लाइव लोड या डेड लोड है, मतलब मूविंग लोड है उसको लाइव लोड कहेंगे, डेड लोड है जो फिक्स है, ठीक है। तो वो सारे लोड के बावजूद भी बिल्डिंग कैसे कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। वो तो हिलती है, कोलैप्स होती है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तब हम कहते हैं कि बिल्डिंग क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब उसके ऊपर जैसे कि ये बॉडी, ठीक है, अगर ये बॉडी को हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ये साइड में जाएंगी, इधर से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ये साइड में जाएगी। बॉडी रेस्ट कंडीशन में कब रहेगी, जब पी और क्यू दोनों फोर्सेस सेम रहेंगे, तो उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी क्या, जैसे कि देखो पी फोर्स है, राइट जा रहा है तो प्लस रहेगा, क्यू फोर्स कैसे है, लेफ्ट जा रहा है तो माइनस रहेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। P इक्वल टू क्यू मतलब क्या, P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। वैसे ही वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब P इज इक्वल टू क्यू रहेगा। मतलब क्या, P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन में P इज इक्वल टू क्यू, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस यानी क्या, समेशन, राइट। P और Q कैसे फोर्सेस है, फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल है, सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। उसके बाद ये P फोर्स प्लस है, ये माइनस है, समेशन, फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जैसे दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वैसे ही एक बॉडी है, ठीक है, ये फोर्स सपोज ये मोमेंट है, मोमेंट एट ए, और ये मोमेंट है, मोमेंट एट बी, ठीक है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब दोनों भी मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या, माइनस एम ए, ये क्या हो गया, प्लस एम बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो आपको ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन ध्यान में रखने हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतनी सारी बातें अभी फिर से आपको कुछ समझा नहीं, आप फिर से वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं समझता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लेंगे। हाँ, तो न्यूमेरिकल में देखो चार टाइप के यहाँ पे फ्रिक्शन रहेंगे। पहला रहेगा ब्लॉक फ्रिक्शन, फिर लैडर फ्रिक्शन, वेज फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन। चारों भी फ्रिक्शन बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लॉक फ्रिक्शन, उसके बाद लैडर फ्रिक्शन लेंगे, ठीक है। ओके, ब्लॉक फ्रिक्शन आपको दिख रहा है क्लियरली, यस। सो अभी हम एक ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम लेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं मतलब इसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए वही हम क्वेश्चन लेंगे अभी।
न्यूमेरिकल्स जब भी एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, और n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। तो देखो अभी एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ए 400 न्यूटन ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक 400 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज गिवन 0.4, डिटरमाइन द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक फोर्स डायग्राम इज गिवन, ये पी फोर्स दिया है, आपको पी फाइंड करना है, टू कॉज द मोशन इफ अप्लाइड टू ए ब्लॉक हॉरिजॉन्टली व्हाट द मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, ठीक है, व्हाट द मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, ठीक है, मिनिमम फोर्स ये पूछा है, डिटरमाइन द फोर्स। हाँ, तो ये फोर्स कितना रहेगा, जैसे कि मोशन स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर मैक्सिमम लगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी काइनेटिक में चली जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम यानी क्या, ये भी कंसेप्ट आपको समझना है। फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, इसको भी 1 मार्क रहेगा, ठीक है। ये बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम यानी क्या, डायग्राम विच शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अभी ये जैसे कि 400 न्यूटन की बॉडी है, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हम शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये फोर्स एक्ट होगा, P फोर्स, ठीक है। 400 न्यूटन इज द वेट इज नथिंग बट फोर्स, ये एक्ट होगा, ठीक है। मोशन ये डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन में मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसके अपोजिट सॉरी हाँ 4 न्यूटन, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये पूरी बॉडी है, ठीक है, सरफेस के ऊपर रखी हुई, नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन यानी क्या, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये मैंने हैंड सरफेस पे रख दी है, ठीक है, मेरा हैंड है इसलिए ये बॉडी है, ठीक है। अगर ये बॉडी नहीं रहती तो सॉरी हैंड नहीं रहता तो बॉडी क्या होती, नीचे चली जाती, ठीक है। मतलब क्या, ये हैंड का सपोर्ट है ये बॉडी को, ठीक है, मतलब क्या, ये बॉडी ने इसका वेट कैरी करके रखा है, इसलिए ये बॉडी इसके ऊपर है। अगर ये नहीं रहता तो बॉडी क्या चली जाती, नीचे। अगर नीचे का भी सरफेस नहीं रहता तो बॉडी और नीचे चली जाती। मतलब क्या, नीचे से एक फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है ना, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं उसको, वो बॉडी को पकड़े हुए हैं, इसलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इतने सारे फोर्स हो गए। सो एफबीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ध्यान में रखना है कि कौन से फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक भी फोर्स अगर आप मिस करते हो या एक भी ज़्यादा हो गया तो पूरा प्रॉब्लम 0 हो जाता है, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखना है आपको कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है हमेशा, म्यूएस आर, ठीक है। मैंने 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन बताए थे, तो यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो 2 ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन Fx एंड इक्वल टू 0 एंड Fy इज इक्वल टू 0, तो हम Fy इज इक्वल टू 0 लेंगे। आप कौन से भी ले सकते हो, स्टेप्स मिनिमाइज करने के लिए मैं Fy पहले लेती हूँ, ठीक है। तो R ये ऊपर जा रहा है, R ये नीचे जा रहा है, 400 इज इक्वल टू 0, सो इसके ऊपर से R क्या रहेगा, 400 न्यूटन, ठीक है। अभी समेशन Fx इज इक्वल टू 0, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा, P माइनस म्यूएस R इज इक्वल टू 0, P माइनस म्यूएस कितना है 0.4, R कितना है 400 इज इक्वल टू 0, सो P इज इक्वल टू, ये माइनस है 160 आता है, देखो ये आंसर 160 आएगा, माइनस है इसकी इधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 160 न्यूटन। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। ओके, दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन May 13 फॉर 5 मार्क्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना सिंपल प्रॉब्लम लिया है, और एक प्रॉब्लम हम लेंगे